हाय स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक शॉर्ट समरी वीडियो पोस्ट करूं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन के लिए एक क्विक सॉल्यूशन मिल जाए। तो इस वीडियो में मोर ओवर एक समरी है, लेकिन यहाँ पे किस किस पॉइंट्स को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिटेलिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। First of all, we will discuss what is project. A project is an activity to meet the creation of a unique product or services, and thus activities that are undertaken to accomplish routine activities cannot be considered a project. That means कि इस definition में आप क्या क्या समझेंगे। Firstly, you have to understand कि project एक गुड्स भी हो सकता है और प्रोजेक्ट एक सर्विस भी हो सकता है। सेकेंडली, आपको ये समझना है कि प्रोजेक्ट का बेसिक रिकॉग्निशन या बेसिक कैरेक्टर क्या होता है। प्रोडक्ट यूनिक होता है, प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होता है, दैट मीन्स कि प्रिपेयर होने के बाद इमीडिएट बाद उसका कंजम्पशन करना होता है, सेकेंडरी यूज में नहीं लिया जाता है, और ये एक नॉन रूटीन एक्टिविटी होती है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एक कॉस्ट और टाइम बाउंड एक्टिविटी होती है। दैट मीन्स कि हर प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेटेड होता है और एक प्रोजेक्ट मैनेजर को उस कॉस्ट पर ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है और उस गिवन टाइम के टेन्योर में ही उनको अपना वर्क एग्जीक्यूट करना होता है। सो वी कैन से कि प्रोजेक्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो नॉन रूटीन है, जो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है, और हर प्रोजेक्ट एक दूसरे प्रोजेक्ट से यूनिक होता है। यूनिक इन टर्म्स ऑफ टाइम, यूनिक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। और ये एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, दैट मीन्स कि बनने के बाद डायरेक्टली आपको कंज्यूम करना होता है। एक डेफिनेट टाइम होता है और डेफिनेट कॉस्ट होती है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट क्या होता है। तो डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज द टेक्निक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स, नीड एंड कंट्रोलिंग द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट, टाइम, स्कोप एंड क्वालिटी। सो एक प्रोजेक्ट को सारे मैनेजमेंट टेक्निक्स और टूल्स के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डेवलपमेंट किया गया है। और अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें आपको बहुत ही स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी टास्क का जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो सारी चीज़ें आप अपने मन से इसके अंदर लिख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट प्रोसीजर। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का डिफरेंट फेज होता है, डिफरेंट प्रोसीजर होता है, और उन सारे प्रोसीजर्स को कंप्लीट होने के बाद ही एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर होता है, रेडी होता है। तो इन सारे प्रोसीजर को अगर सक्सेसफुली आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करना नेसेसरी है। सेकेंडली, बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, a project manager is able to decide the guidance, effective communication and supervision of project team also. मैनेजमेंट की बेसिक यूटिलिटी होती है गोल को अचीव करना। सो अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट मीन्स कि गोल को सक्सेसफुली अचीव करना, रिसोर्सेज को ऑप्टिमल वे में एलोकेट करना, यूज़ करना, और क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन लेवल पे क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट प्रिपेयर करके सर्व करना। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। पूरा प्रोजेक्ट बाय द टास्क, बाय द शेड्यूल
बाय द एक्टिविटी एक दूसरे के साथ बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में अलाइन होता है, एक स्ट्रेटजी के अंदर अलाइन होता है, क्योंकि हम उसके अंदर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा टास्क कब खत्म होगा, कौन से टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। सो अप टू द टाइम एंड अप टू द कॉस्ट एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मस्ट नेसेसरी होता है, जो कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू पॉसिबल करते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंस इज लीडरशिप। जब हम प्रोजेक्ट मैनेजर के टास्क को एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में एक प्रोजेक्ट के अंदर होने वाले सारे टास्क होते हैं। दैट मीन्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करता है। थर्ड इम्पोर्टेंस है क्लियर फोकस एंड ऑब्जेक्टिव। सो मैंने पहले ही बताया था कि प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा दो ही बात होगी, कॉस्ट और टाइम। कॉस्ट और टाइम सब प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और कॉस्ट और टाइम के साथ में कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना है। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर डेफिनेटली कॉस्ट, टाइम और क्वालिटी के लिए फोकस्ड होता है। ये उसके सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको अचीव करना होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस होती है रियलिस्टिक प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, आपको पता होगा कि हम डिफरेंट फेजेस पे प्रोजेक्ट के हर एस्पेक्ट को चेक करते हैं, और ये एक रियलिस्टिक प्लानिंग होता है। हम प्रोजेक्ट की वायबिलिटी और फिजिबिलिटी को चेक करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट इतने टाइम में, इतनी कॉस्ट में कंप्लीट हो सकता है या नहीं। और इसके साथ ही हमारा रिस्क एनालिसिस टेक्निक भी इंक्लूड होता है। पार्ट और सीपीएम जैसे टेक्निक्स होते हैं जो कि डिसीजंस को रियलिटी के बहुत क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल। तो ये मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया कि किसी भी लेवल पे क्वालिटी के साथ में मैनेज नहीं करना है, चाहे वो आपका मटेरियल से रिलेटेड हो, या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो, या टाइमिंग से रिलेटेड हो, या फाइनल आउटपुट से रिलेटेड हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर सारे पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करता है और उनको मिटिगेट करने के लिए अपने प्लानिंग में इनफ प्रोविजंस करते हैं। डेल्फी मेथड और डिसीजन ट्री एनालिसिस रिस्क एनालिसिस का एक पॉपुलर टेक्निक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है ऑर्डरली प्रोसेस। ऑर्डरली प्रोसेस का क्या मतलब होता है? राइट पीपल डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। सो यू नो कि ये स्टाफिंग होता है जो कि एक मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। इसके थ्रू हम सही आदमी को सही जगह पे सही टाइम से सही काम के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, जिससे कि सही समय पे सही रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है कॉन्टिन्यूअस ओवरसाइट। सो यू नो कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हर एक्टिविटी का इम्पोर्टेंट फेज होता है, और एक प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट कॉन्टिन्यूअसली टाइम टू टाइम मॉनिटर होता है, और अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज। इसके अंदर आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट डिफरेंट फेजेस में बटा होता है, और हर फेज के लिए, हर टास्क के लिए एक्सपर्ट अपॉइंट होते हैं जिनके सुपरविजन में टास्क एग्जीक्यूट होता है। और लास्ट पॉइंट है मैनेजिंग एंड लर्निंग फ्रॉम सक्सेस एंड फेल्योर। तो प्रोजेक्ट के अंदर टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन होता है, और अगर कहीं कोई फेलियर होता है तो उसको करेक्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस लाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला है क्लासिकल टेक्निक्स। क्लासिकल टेक्निक एक ओल्ड
टेक्निक था, जिसके अंदर सिंपली एक प्लान बनाया जाता था, रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते थे, टास्क का मॉनिटर होता था, अगर कोई डेविएशन होता था तो उसको इम्प्रूव किया जाता था और फाइनली डेडलाइन के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व करना होता था। देन वाटरफॉल टेक्निक आई और वाटरफॉल टेक्निक क्लासिकल टेक्निक के जैसे ही थी, बस वाटरफॉल टेक्निक के अंदर एक चेंज था कि इसमें शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया जो कि क्लासिकल टेक्निक्स में नहीं था। मीन्स कि कब कौन सा टास्क स्टार्ट होगा, कौन सा खत्म होगा और किस टास्क के बाद कौन सा टास्क किया जाएगा और कौन सा टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होगा, ये चीज वाटरफॉल मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंट की गई। नेक्स्ट टेक्निक थी अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक वैल्यू बेस्ड टेक्निक्स थी और इसके अंदर एक प्रोजेक्ट में कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट किया जाता था। इसके अंदर कस्टमर की विशेष का, कस्टमर के डिज़ायर का स्पेशल फोकस्ड था या स्पेशल अटेंशन दिया जाता था कि वो जैसे जैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस या इम्प्रूवमेंट चाहता था उसको रेगुलर बेसिस पे सर्व किया जाता था। इसका मेन थीम था प्लान, डू, फीडबैक, देन इम्प्रूवमेंट, अगेन प्लान, डू, फीडबैक एंड देन इम्प्रूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट मेथड था रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। रैशनल यूनिफाइड मेथड बिल्कुल अजाइल मेथड की तरह था, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या था कि जो फीडबैक मिलता था उसको उस प्रोजेक्ट में चेंज करने का या इम्प्लीमेंट करने का स्कोप नहीं होता था, उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाता था। नेक्स्ट दो टेक्निक थी क्रिटिकल पाथ टेक्निक और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, पार्ट और सीपीएम, जिसको कि हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे डिटेल से। और लास्ट था एक्सट्रीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक्सट्रीम मीन्स कि अर्लियर जितने भी प्रोजेक्ट बने वो अपने प्लान को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और जो प्लान होता था उसके अकॉर्डिंग ही टास्क को एग्जीक्यूट करना होता था। लेकिन एक्सट्रीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी और जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आते थे उन चेंजेस को अडॉप्ट किया जाता था और उसे प्रोजेक्ट में साथ का साथ इम्प्लीमेंट भी किया जाता था। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स की। टेक्निक्स होते हैं कि काम को कैसे करना है और टूल्स होता है कि जिसके थ्रू आपको काम एग्जीक्यूट करना है। तो टूल्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंट्रोड्यूस प्लानिंग, सेकंड कम्युनिकेशन, थर्ड शेड्यूलिंग, फोर्थ टाइम मैनेजमेंट, फिफ्थ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। और ये सारे इम्पोर्टेंट टूल्स थे जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं जिससे कि प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन किया जा सके। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की, जिसमें प्रोजेक्ट का लीडर होता है प्रोजेक्ट मैनेजर और एक प्रोजेक्ट के सारे टास्क एक मैनेजर के थ्रू ही होकर आगे गुजरते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के फंक्शन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड टीम के में होते हैं प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स। प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स वो लोग होते हैं जो कि प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये इन हाउस स्टाफ भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल स्टाफ भी हो सकते हैं। इन हाउस जो लोग रेगुलर वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एक्सटर्नल जिनको कि कंसल्टेशन के लिए बुलाया जाता है, जो ड्राइंग बनाते हैं, जो डिफरेंट सजेशंस देते हैं। प्रोजेक्ट टीम में नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इज अ पर्सन और ग्रुप who provides resources and support for the project program. प्रोजेक्ट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट मैनेजर के बहुत क्लोज वर्क करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको रिजॉल्व करते हैं, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करते हैं और पूरे प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लास्ट होते हैं बिजनेस एनालिस्ट।
जिनका टास्क होता है प्रोजेक्ट को और बेस्ट बनाना। वो मार्केट सर्वे करते हैं, न्यू ट्रेंड एनालाइज करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हैं और प्रोजेक्ट को और भी बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसका टास्क स्टार्ट होता है फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू डिफाइनिंग द स्कोप एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, देन लॉजिस्टिक एंश्योर करना, देन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना, प्लानिंग प्रिपेयर करना, शेड्यूलिंग करना, क्वालिटी एस्टिमेट करना, रिसोर्स एस्टिमेशन करना, बजटिंग, रिसोर्स डेवलप और जनरेट करना, टास्क एग्जीक्यूट करना और एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में अगर रिस्क है तो उस रिस्क को आइडेंटिफाई करके मिटिगेट करना, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, MIS, क्वालिटी और सेफ्टी, ये सारे टास्क एक मैनेजर के होते हैं। दैट मीन्स कि प्रोजेक्ट जहाँ से स्टार्ट होगा और जहाँ पे एंड होगा वो सारी चीज़ें एक मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल किसी भी प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हर प्रोजेक्ट के 4 फेजेस होते हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और क्लोज आउट। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट। इनिशिएशन फेज में हम बिल्कुल प्राइमरी एस्टिमेशन करते हैं कि एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या है और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे हम बिल्कुल प्लानिंग स्टार्ट भी नहीं करते हैं। इनिशिएशन के फेज पे हम हर एस्पेक्ट का प्राइमरी लेवल चेक करते हैं। एज प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स क्या होंगे, उससे रिलेटेड रिस्क क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या सेट किए जाएंगे और इनिशिएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है या स्ट्रेटेजी बनानी है। देन हम इनिशिएशन का एनालिसिस करने के बाद किसी एक सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं कि हाँ, इस X या Y या Z ऑल्टरनेटिव के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देन XYZ के बारे में डिटेल प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग के अंदर हर चीज़ इंक्लूड होती है। वो प्लानिंग चाहे मटेरियल की है या HR रिक्रूटमेंट की है या प्लांट लेआउट की है या प्लांट लोकेशन की है या फाइनेंस की है, मार्केटिंग की है या ओवरऑल प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग के फेज में हर एक एस्पेक्ट की प्लानिंग की जाती है। देन टास्क एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन के लेवल में मॉनिटरिंग इंक्लूड होता है, करेक्टिव एक्शंस इंक्लूड होते हैं, कंट्रोल इंक्लूड होता है, सभी कुछ एक प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन से उसके एंड तक के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूशन फेज में आते हैं और फाइनली ऑफिशियल क्लोज आउट होता है। जैसे कि अगर कोई फॉर्मेलिटी करनी है गवर्नमेंट से रिलेटेड लीगल फॉर्मेलिटी तो उसको वाइंड अप करने के टाइम में करते हैं। जब वाइंड अप करते हैं तो बहुत सारी मशीनें होती हैं, प्लांट्स पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको या तो सेल आउट करते हैं या कंपनी के एंड में इंक्लूड की जाती हैं। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लोज आउट। और ये एक बहुत आसान सा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। माइट बी कि ये पूछ दे, वैसे प्रोबेबिलिटी कम है। आप प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे बेस दिए गए हैं जिनके बेसिस पे आप प्रोजेक्ट को क्लासीफाई करेंगे। एज अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी आप प्रोजेक्ट को इजी और कॉम्प्लिकेटेड में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट बहुत इजी होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे स्कूल के अंदर में आपका अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर होता है, ये लगभग हर स्कूल में कॉमन होता है। तो ये एक इजी प्रोजेक्ट होता है। और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें कि अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं। कैपिटल के बेसिस पर भी आप डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और मिक्स्ड कैपिटल।
अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट कंटेंट्स भी आप प्रोजेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट, आईटी का प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट। फर्दर इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर भी आप प्रोजेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं एज इंटरनल, एक्सटर्नल और डिपार्टमेंटल, और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे भी कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन के लिए प्रोजेक्ट, सोशल प्रोजेक्ट, एजुकेशनल प्रोजेक्ट और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट। प्रोडक्शन के बेसिस पर तो प्रोजेक्ट आपको पता होंगे। सोशल प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि रोटरी क्लब का होता है, ब्लड डोनेशन का, एटसेट्रा। एजुकेशनल प्रोजेक्ट तो आपको पता है, जो आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या वर्कशॉप, विजिट, टूर्स। और कम्युनिटी बेस होते हैं, जैसे कि क्लब के लोग कोई फेस्टिवल मिलके एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो भी प्रोजेक्ट होता है। अब हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ आइडिया। सो व्हाई आइडिया जनरेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि हर प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से बहुत यूनिक होता है, इसलिए हर समय किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए आइडिया जनरेट करना पड़ता है। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे हम इनिशियल आइडिया जनरेट करते हैं कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। देन हम उस आइडिया को लेकर के हम अपने पूरे इन्वायरमेंट को मॉनिटर करेंगे कि क्या इस इन्वायरमेंट में ये आइडिया फिजिबल होगा, सक्सेस होगा। और इन्वायरमेंट के अंदर इकोनॉमिक एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सोशियो डेमोग्राफिक एनालिसिस, कंपटीशन सेक्टर और सप्लायर्स का एनालिसिस करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आइडिया को सपोर्ट करती हैं तो हम उस आइडिया को लेके आगे जाएंगे। दैट मीन्स कि पेस्टल एनालिसिस करना है हमको यहाँ पे। देन हमको कॉर्पोरेट अप्रेजल भी करना होता है कि जो आइडिया हमने जनरेट किया है वो मार्केट में कितना फिजिबल है, उसका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन इजीली एग्जीक्यूट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कितने स्कोप हैं, और पर्सनल और फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। जनरल आइडिया जनरेशन के बाद हम इन डेप्थ प्रोजेक्ट आइडिया जनरेट करेंगे, जिसके लिए हम सोशल और इकोनॉमिक ट्रेंड्स एनालाइज करेंगे, गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज को एनालाइज करेंगे, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज का रिसर्च करेंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक यूनिक आइडिया जनरेट करेंगे। और आइडिया जनरेशन के बाद से उसकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी एंड देन हम आइडियाज को रेटिंग करेंगे कि कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है। देन हम आइडिया से जनरेट होने वाले प्रेजेंट वैल्यू का एनालिसिस करेंगे कि हमारी कॉस्ट क्या, इन्वेस्टमेंट है और क्या हमको उसके बदले में रिटर्न मिल रहा है। तो जो रिटर्न मिलेगा उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू उसके कंपैरेटिवली पॉजिटिव आ रही है या नहीं आ रही है। जिससे प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगी उसी आइडिया को हम सिलेक्ट करेंगे और देन उस आइडिया से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरियल स्किल को चेक करेंगे कि उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एंटरप्रेन्योरियल टेक्निक्स चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो उस पर्सन के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये आपके पूरे फर्स्ट यूनिट का एक शॉर्ट समरी है। अगर आपने अपना फर्स्ट यूनिट पढ़ा है या इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अगेन रिवाइज हो जाएंगी। वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए अगला वीडियो भी रिलीज कर दूं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डिटेल चाहते होंगे तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा।